नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में अपना दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की अवधि पर लिखे गए पत्र के मामले को लेकर के और दूसरा राष्ट्र के नाम पर संबोधन को लेकर के और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो स्मृति ईरानी जी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही, इन सब मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करने के लिए पहली चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा पत्र लिखा देश के नाम पर। उस पत्र में उन्होंने कहा कि हमने चाहे धारा 370 हटाने का, राम मंदिर का मुद्दा हो और तमाम जो 3 तलाक का मसला हो, और सबसे बड़ी जो अहम बात की वो कहा कि हमने भारत की आत्मा, भारत की करुणा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कहा गया। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक ये कहा गया कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाँ पर गैर मुस्लिमों को किसी प्रकार का अगर वहाँ परेशानी और कष्ट होगा तो उन सब को आश्रय देने के लिए भारत सरकार ने कहा कि हमने कानून को बदल डाला। लेकिन जितने लोग, आप ये समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री 2 बात बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि भारत ने सबसे सही समय पर सटीक और सही निर्णय लिया। मैं आप सब लोगों के साथ बार बार संवाद करता रहा हूं और मैंने बीच में कई बार यह दावा किया कि हमारे देश और दुनिया में प्रति वर्ष कोरोना नहीं, संक्रमण से जो जान जाती है और सड़क दुर्घटनाओं से लेकर तमाम मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 है। और देखना रोचक होगा कि भारत में कोरोना से ज्यादा मौत होती है या कोरोना के कारण जो भूखमरी फैलेगी उससे ज्यादा मौतें होती हैं। और हमने यह भी कहा था कि यह निर्णय गलत तरीके से है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, तो अच्छे निर्णय की तरफ मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। 30 जनवरी को भारत में एक ही मामला उजागर हुआ था और उस मामले की पुष्टि जिस दिन हुई थी उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना आपातकाल विश्व में घोषित किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी को राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार की विदाई के लिए काम करना था। और 23 मार्च को सरकार की विदाई के बाद 24 मार्च की देर रात को जिस दिन लॉकडाउन किया गया, उस दिन आप और हम सब समझते हैं कि 576 मामले भारत में कोरोना के थे। तो यदि भारत की सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया तो हमें पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताएं, जब देश में सिर्फ 500 के करीब मामले थे तब भारत के करोड़ों करोड़ मजदूरों को लाठी डंडे के बूते रोक करके रखा गया, जिन लोगों की रोजी रोटी और आवागमन के साधन रेल और बस सेवा छीन करके। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी है। 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रोजाना उजागर हो रहे हैं। और उसमें भी रोचक बात यह है कि भारत में चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दावा कर दिया हम तो उन्हीं की जांच कर सकते हैं जिन लोगों में लक्षण उजागर होंगे। मैं पहले भी बार बार बोलता रहा हूं कि भारत में 80% और दुनिया में 80% कोरोना पीड़ित ऐसे लोग होते हैं जिनमें लक्षणों को न थर्मल स्कैनर पकड़ सकता है, न रैपिड टेस्ट किट उसकी जांच कर सकती है, न पेशेंट को पता लगता है कि वह कोरोना पॉजिटिव है, और न डॉक्टर बता पाते हैं कि वह कोरोना पॉजिटिव है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लक्षण उजागर हो रहे हैं उस संख्या के मुताबिक अभी 8,000 रोजाना मामले उजागर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, भारत की करुणा का काम है। ये भारत की करुणा का काम अगर कहते हैं तो 2002 में 97 लोगों क्या हत्यारा, हमारे हिंदुस्तान के 97 लोगों की गुजरात में जिसने हत्या की और 33 लोग जिसमें घायल हुए। मैं बाबू बजरंगी का जिक्र कर रहा हूं। और बाबू बजरंगी का जिक्र करते हुए आप देखेंगे कि बाबू बजरंगी का फोटो कहां पर है। बाबू बजरंगी
अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उप प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप अगर जा करके आप देखना चाहें तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये फोटोग्राफ आप देखिए, ये फोटोग्राफ है बाबू बजरंगी के साथ में। और बाबू बजरंगी के साथ में मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि भारत की करुणा कैसी करुणा है कि जो शख्स 97 हत्या और 33 लोगों को घायल करता है, और आप हैरान होंगे जान करके जिस तरीके की तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी ने कहा कि हमने तो एक घर से गैस का सिलेंडर निकाला और आग लगा के दूसरे घरों में फेंका, ठीक जिस तरीके का दावा 2002 के दंगों में बाबू बजरंगी ने किया, 97 लोगों की हत्या करने वाले, 33 को घायल करने वाले ने, उसी तरीके के उसी तर्ज पर राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली को भी दंगों की आग में झोंका गया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाया गया ऐसा कानून है जिसके लिए कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर पीड़ित मुसलमानों को भारत में शरण देंगे। हमारे देश के 14 करोड़ मजदूर जिनकी एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की शाम को 8 बजे टीवी में बैठ करके आधा घंटे के गाल बजा करके उनके आवागमन के साधन रेल और बस सेवा छीन लिया और उनकी रोजी रोटी आजीविका के तमाम साधन नष्ट किए। आप सब लोगों ने देखा, करोड़ों मजदूर सड़कों पर चले भूखे प्यासे, उनके पैरों से खाल निकल गई, जिसके लिए प्रधानमंत्री बोले थे कि हम इनको हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, पस पड़ गया उनके पैरों में। तब हमारे देश की, भारत की करुणा नहीं जागी। वो कोई पाकिस्तानी सरकार ने नहीं ऐसा किया था, अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं किया था, किसी बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया था, लेकिन हमारे देश में भारत की जेल में जो पाकिस्तानी आतंकवादी जेल में बंद थे, उन आतंकवादियों को जहाज में बिठाकर कंदहार ले जाने वाले ये संघ की सरकार ने हमारे देश के मजदूरों को कोई मदद की बात नहीं कर रहे हैं। जो पिछले 70 वर्षों से आवागमन का सबसे बड़ा साधन था रेल और बस सेवा, वो भी छीन डाली, रोजी रोटी छीन डाली। और जब मीडिया ने इस चर्चा को उठाया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें हमारे मित्रों की भी याचिका दायर है, और तब यह कहा जाता है कि यह मौका प्रस्त और गिद्ध की तरह वह मामला जो बताया गया, यह अफसोसजनक बात है। आप सब लोग, अमित शाह गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 41 करोड़ लोगों को 53 करोड़ रुपए का बंटवारा किया, एक एक व्यक्ति को 53 करोड़ रुपए पहुंचाए। हमने हिसाब लगाया, पहला जिक्र मैंने किया कि भारत की करुणा का जिक्र कैसी करुणा होती है। करुणा के नाम पर हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके विभाजनकारी कानून बनाया गया, जिसके खिलाफ देश भर में 22 से ज्यादा लोग प्रदर्शन करते हुए पुलिस की फायरिंग में जान दे चुके हैं, और शाहीन बाग में एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी कुर्बानी दे चुका है। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसा बोलने वाले, तो मैं जरा जानना चाहता हूं, जो चीन से रैपिड टेस्ट किट 245 की खरीद करके 600 में बिकवा रहे थे, वो देश के वफादार है कि गद्दार है, ये बताना चाहिए। हमारे देश में जो यूरोप से आई हुई खराब रैपिड टेस्ट किट जो चीन को वापस की गई थी, वह खराब रैपिड टेस्ट किटों की खेप अनुराग ठाकुर बताएं भारत में मंगवाने वाला देश का गद्दार है कि देश के वफादार हैं, यह भी बताना चाहिए। और वो क्या रहा है। दूसरा, आपने देखा कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी में था, उसने किस प्रकार की भूमिका निभाई। जिस मसले को, उस मसले पर सुनवाई करने वाले जज को कहना पड़ रहा है राजधानी दिल्ली में 54 लोगों की जान चली गई।
हम ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि क्या क्रोनोलॉजी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। भारत में जब एक ही मामले की पुष्टि हुई थी तब मोदी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, और जो थर्मल स्कैनिंग, जिस थर्मल स्कैनिंग का दावा किया जा रहा है, उस थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया तो आज भी जारी है। लोगों को मुंबई से बैठते हैं तो पता लगता है कि बिहार पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि थर्मल स्कैनर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, रैपिड टेस्ट किट भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, और मैं आपसे आग्रह करता हूं देश में कि वह कौन लोग हैं जिनके खाते में सच में गृह मंत्री अमित शाह के घोषणा और ऐलान के मुताबिक एक एक परिवार के खाते, एक एक व्यक्ति के खाते में 53 करोड़ लोगों के खाते में 129 रुपए की रकम पहुंची है कि नहीं, ये बात भी मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। आप अवगत कराएं कि क्या सच में आपके बैंक खातों में 129 रुपए पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तीसरी बड़ी बात, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दावा कर रही हैं कि वह 80 करोड़ लोगों को राशन की आपूर्ति करा चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा था और मैं राजधानी दिल्ली में आज भी दावा करता हूं, राजधानी दिल्ली में आज भी हजारों की संख्या में ऐसे मजदूरों के परिवार हैं जिनको किसी भी प्रकार की राशन की व्यवस्था ना तो राज्य सरकार की तरफ से मिली और ना केंद्र सरकार की तरफ से। और हमने हिसाब लगाया कि 80 करोड़ लोगों को यदि राशन की आपूर्ति सरकार कर चुकी है तो उस राशन का हिसाब हमने लगाया कि इस हिसाब से कम ये माना जाए कि 400 करोड़ की आबादी पार हो जाती है, जबकि भारत में बमुश्किल आबादी कितनी है, 100। मैं भारत में आप सब लोगों से, दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं, जिन परिवारों को, जिन मजदूरों को अभी तक राशन नहीं पहुंची हो, उन सब से भी मैं आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने कमेंट्स जरूर लिखें। 245 की रैपिड टेस्ट किट को 600 में बिकवाने का घोटाला है। न केवल यूरोप से आकर के जो चीन वापस चली गई थी खराब टेस्ट किट की खेप, उस खेप को भारत में खपाने का मामला है, और न केवल 41 करोड़ लोगों के नाम पर 53 करोड़ लोगों रुपए को ठिकाने लगाने का मसला है। और स्मृति ईरानी जी भी बताएं कि वह 80 करोड़ कौन कौन लोग हैं, 80 करोड़, जिन 80 करोड़ दुनिया के नागरिकों को स्मृति ईरानी जी ने राशन पहुंचाई, ये भी एक बड़ा घोटाला है। और इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बिल्कुल हमने गणना की, हमारे देश की लगभग 25 करोड़ परिवार हैं और एक एक परिवार के हिस्से बमुश्किल 80 हजार रुपए आते हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जिन परिवारों को कोरोना राहत के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए में से 80 हजार रुपए का हिस्सा पहुंच चुका हो, उन सब से भी मैं आग्रह करता हूं वो अपने कमेंट जरूर लिखें। और जिन साथियों को 80 हजार रुपए का अपना हिस्सा नहीं मिल रहा हो, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, ताकि हम प्रमाणिक तौर पर सबूत के साथ बता सके कि नरेंद्र मोदी की सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के साथ भी उसी तरीके का घोटाला कर रही है, जिस तरीके का घोटाला चीन से 245 की किट खरीद करके 600 में बिकवाने का, और यूरोप से चली हुई नकली किटों की खेप जो वापस चीन को गई थी उसे भारत में खपाने का। और यही नहीं, हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का खाता खुलवा करके और एक बड़ा घोटाला करने की ओर मोदी सरकार अग्रसर है। मैं आप सब लोगों के साथ इसलिए अभी मुखातिब हुआ हूं कि 3 महत्वपूर्ण सवाल। एक, भारत में भारत के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चला और 22 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, और हम किसी भी कीमत पर अपने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या के खिलाफ थे और खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। और दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है भारत की नागरिकता। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद
एनआरसी का मामला, और आप समझ लीजिएगा कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से एक झटके में कोरोना के नाम पर हमारे देश के 14 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी और आवागमन का साधन रेल और बस सेवा छीन करके विवश कर दिया। मजदूरों को पैदल चलते हुए उनके पैरों में से खाल निकल गई, खून टपक गया और करोड़ों की संख्या में मजदूरों के पैरों में पस पड़ गया। सैकड़ों की संख्या में 742 से ज्यादा हमारे देश में पैदल चलते हुए भूख से मरने वाले, गाड़ियों से रौंदे जाने वाले, रेलगाड़ी से कटने वाले और गाड़ियों के टकराने से और गाड़ियों के सामान के नीचे दबकर जान गंवाने वालों की संख्या 742 हो चुकी है। ये बात भी हमको नहीं भूलनी पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं, ये 742 लोगों की जो हत्या हुई, इस हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी की सरकार पर दर्ज कराया जाना चाहिए। और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर 245 रुपए की किट को 600 रुपए में बिकवाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमारे देश में मजदूरों की गर्भवती महिलाओं को सड़कों पर चलते चलते, पैदल चलते चलते बच्चे जन्ने के लिए विवश करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप चीन को भेजी गई थी, उसको भारत में ठिकाने लगाने का षड्यंत्र करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ भारत को कोरोना की चपेट में धकेलने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं सबसे पहले मोदी सरकार पर यह मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए कि मोदी सरकार ने हमारे देश के मजदूरों के आवागमन के जो पहले से साधन थे, वो साधन रेल और बस सेवा बंद करके मजदूरों को पैदल चलने के लिए विवश क्यों किया। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने मजदूरों के मसले पर सुनवाई के वक्त मार्च में कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आप विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी बोल चुके हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जब तक हमारे देश में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, जब तक खरीदारी करने का पैसा नहीं होगा, तब तक देश के उद्योग और व्यापार को कैसे पटरी पर ला सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि सबको नगद पैसा दिया जाए। और बार बार राहुल गांधी भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कहा मत मानिए आप मोदी जी से न्याय योजना, लेकिन मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं मोदी जी, उन्होंने कहा न्याय योजना का आप नाम बदल दीजिए। अरे आप अपने ही किसी नेता के नाम पर उस योजना को चलाइए। लेकिन मैं जरा जानना चाहता हूं, जब करोड़ों मजदूरों को आपने भयभीत कर करके उनकी रोजी रोटी और आवागमन का साधन छीनकर पैदल उनके गांव में वापसी करा दी।